हिंदुस्तान की सरजमी अपने आप में अनंत रहस्यों को समेटे है, जिनको लेकर वैज्ञानिक भी सिर पकड़ लेते हैं। दुनिया की ऐसी रहस्यमय जगहों में से एक है सोमनाथ मंदिर। लेकिन इसे लेकर आईआईटी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजिकल शोधकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है। पीएम मोदी के आदेश पर हुए इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जो फैक्ट दुनिया के सामने रखे हैं, वो हर किसी को चौंकाने वाले हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत मौजूद है, साथ ही अंदर गुफाओं का भी जाल है। आर्कियोलॉजिकल शोधकर्ताओं के 1 साल चले रिसर्च की रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। ये भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पर ही स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की गई है। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है और प्रवेश द्वार भी है। आज भी अनसुलझा है सोमनाथ मंदिर के बाण स्तंभ का रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर। ये इतना समृद्ध है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले हर आक्रमणकारी की पहली नजर सोमनाथ पर जाती थी। कई बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर अस्तित्व में था। दूसरी बार 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने मंदिर बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनवाया। इसके अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण करवाया। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा में इस मंदिर का जिक्र किया था। इसे देखकर गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। इसके बाद 5वां निर्माण 1169 में गुजरात के राजा कुमारपाल ने करवाया था। साल 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। औरंगजेब ने इसे फिर से 1706 में गिरा दिया था। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का शिवालय उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ के चरणों में विराजमान रहता है और हजारों सालों से इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। ना जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी सोमनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद है बाण स्तंभ। मंदिर तो नया बनाया गया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही पुराना है, जिसका मंदिर के साथ साथ समय समय पर ठीक किया गया है। और मंदिर में मौजूद कई रहस्यों में से एक रहस्य इस बाण स्तंभ का भी है। 6ठी शताब्दी से मौजूद है बाण स्तंभ। दिशा बताने वाला यंत्र है बाण स्तंभ। लगभग 6ठी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास में जिक्र मिलता है। मतलब 1420 साल पहले इस स्तंभ के होने का सबूत मिलता है। इसका मतलब ये कि स्तंभ 6ठी सदी में पहले से ही यहाँ मौजूद है। शायद इसी वजह से स्तंभ का इतिहास में जिक्र किया गया है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था और क्यों करवाया था। इसी स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। जानकारों के अनुसार ये एक दिशा बताने वाला स्तंभ है, जिस पर समुद्र की ओर इशारा करता एक बाण मौजूद है और शायद इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव प्रयत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब होता है इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव तक बिना किसी रुकावट के एक रास्ता है। मतलब ये कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी रुकावट नहीं है।
इसका मतलब ये है कि समुद्र के रास्ते में कोई टापू या द्वीप नहीं है। आसान भाषा में समझा जाए तो सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक मतलब अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी टापू नहीं आता है। हालांकि श्लोक में भूखंड का जिक्र नहीं है, लेकिन बिना रुकावट के समुद्र के रास्ते का मतलब ये कि बीच में कोई भी पहाड़ का नहीं होना है। अब जरा ये सोचिए कि उस जमीन में ना तो हवाई जहाज था और ना ही ड्रोन। तब किस तरह से इस बात का पता लगाया गया होगा कि इस समुद्री रास्ते में अंटार्कटिका तक कोई टापू नहीं है? ये एक रहस्य है। इस स्तंभ की सीध में एक भी टापू या द्वीप नहीं है, ये कह देना बड़ी बात है। हाँ, सैटेलाइट से भी ये जाना जा सकता है, लेकिन तब तक तो सैटेलाइट जैसे किसी भी चीज के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो आखिर किस तरह से तब लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि इस रास्ते में कोई टापू नहीं है? ये सोचने वाली बात है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज नक्शा बनाने में कितने माहिर थे, वो भी तब जब उनके पास ना कोई तकनीक थी और ना ही सैटेलाइट या गूगल मैप जैसी कोई ऐप। लेकिन धरती का पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सिमेंडर को दिया गया है। लेकिन ये नक्शा पूरा नहीं था, क्योंकि उस नक्शे में उत्तर और दक्षिण ध्रुव नदारद थे। नक्शे में वही जमीन दिखाई गई थी जहां इंसानों की आबादी मौजूद थी, जबकि दुनिया का वास्तविक नक्शा तो हेनरिक्स मार्टलेस ने 1490 के आसपास बनाया था, यानी कि इस स्तंभ के बनाने के कई साल बाद। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये स्तंभ लगाया गया था तब निशिकत ही छोटा या बड़ा किसी भी तरह का कोई टापू मौजूद नहीं था। लेकिन वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदला है तो थोड़ा बहुत हेरफेर जरूर हुआ होगा। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ी बात है कि उस दौर के खगोलविदों को ये जानकारी जरूर थी कि दक्षिणी ध्रुव किधर है और धरती गोल है, और इसी वजह से वो ये बताने में कामयाब रहे कि सोमनाथ मंदिर से सीधा बिना रुकावट के समुद्री रास्ता दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता है। हालांकि ये एक रहस्य है कि वो कौन सी तकनीक थी जिसकी मदद से उस समय ये जानने में आसानी हुई। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी रुकावट के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बाण स्तंभ पर लिखे श्लोक की आखिरी लाइन अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रहस्य की तरह ही है, क्योंकि अबाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है ये समझ से बिल्कुल परे है। ये बात वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। पृथ्वी गोल है, इस बात की खोज यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन भारत में ये जानकारी बहुत पुराने समय से थी, जिसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी जानकारी के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास इस गोल पृथ्वी का व्यास 40,168 बताया था। आज की अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पृथ्वी का व्यास 40,075 किलोमीटर माना गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यभट्ट के आकलन में मात्र 0.26% का ही अंतर आ रहा है, जो बहुत कम है। अब सवाल ये उठता है कि लगभग 1,500 साल पहले आर्यभट्ट के पास ये जानकारी कहां से आई? क्या उस समय भी खगोलविदों के पास गूगल मैप जैसी कोई चीज थी जिससे वो इस बात का पता लगा सकते थे? अगर नहीं थी तो आखिर वो कौन सी तकनीक थी जिससे आर्यभट्ट ने पृथ्वी का पता लगाया था? और शायद इसी तकनीक का इस्तेमाल कर बाण स्तंभ को बनाया गया था।